आचार्य जी प्रणाम। मेरी उम्र 25 वर्ष है। पिछले 11 महीनों पहले मैंने एक सत्र किया था, ये दूसरा सत्र है। अभी विगत 8-9 महीनों से, तब से ही सत्र के बाद से ही मैं स्वावलंबी होने की चाह में खुद से काम करने लगा, नौकरी वोकरी करने लगा। पहले पढ़ाई करता था। इसी बीच घर वालों ने, पिताजी ने कहीं पर रिश्ता तय कर दिया और फिर मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया। मैंने काफ़ी विरोध किया और कहीं ना कहीं मैं उस समय इतना, आज से 6 महीने पहले इतना मजबूत नहीं था, मैं टूट गया। लेकिन तब से ही अंदर घुट रहा हूँ मैं। उन्हें भी समझा, उन्हें भी अभी भी बोल दिया कि मैं नहीं शादी करना चाह रहा हूँ, क्लियरिटी नहीं है मुझ में, पर वो नहीं समझ रहे हैं कि कमिटमेंट टूटेगा, समाज में बदनामी होगी, उनका यही है। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ये बहुत पूरा जीवन का सवाल है, तो वो फिर कुछ नहीं बोलते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत। और मैं साथ साथ दुखी हूँ, इससे अच्छा ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी पढ़ता हूँ और जो भी सुनता हूँ यूट्यूब पे, उसमें मुझे समझ आ रहा है कि क्लियरिटी मिल रही है कि इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ेंगी शादी करके। और ऐसी शादी जिसको लड़की को मैं जानता भी नहीं, उससे तो ज़्यादा ही बढ़ सकती हैं परेशानियाँ। ऐसा दिमाग में चल रहा है, डर भी लग रहा है और दोनों चीज़ें, क्लियरिटी भी नहीं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? दावत दो। मैं क्या बताऊं, क्या करूं। जितने लोग बैठे हैं सब आएंगे, छक्के खाएंगे, ढोल बजाएंगे। देखो लाल हो गए हंस के यतीन्द्र जी। कुछ मुझसे पूछने को बाकी छोड़ा है? कुछ नहीं बता सकता इसमें मैं। जब बात इतनी खुली हुई हो तो मैं उसमें क्या बताऊं। तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें साहस चाहिए। और साहस कोई बाहर से तुम्हें घुट्टी की तरह तो पिला नहीं सकता। साहस तो सत्यनिष्ठा का फल होता है। जब आदमी कहता है कि एक चीज पता लग गई, अब उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई जानते हैं, सच्चाई से प्यार है, उसे अनदेखा नहीं कर सकते, तो अपने आप झूठ से लड़ने का साहस आ जाता है। अब सत्यनिष्ठा ही ना हो, झूठ से लड़ने का इरादा ही ना हो, तो बाहर से मैं तुम्हें क्या चाबी लगाऊं, घुट्टी पिलाऊं, धक्का मारूं। उन लोगों से बात करके अच्छा लगता है जो बेचारे अनजाने में गड्ढे की ओर बढ़ रहे होते हैं। जिसको दिख गया है कि गड्ढा है, जिसने फीता डाल के नाप भी लिया है कि गड्ढा कितना गहरा है। गड्ढे की तस्वीरें भी खींच ली हैं, सब पता कर लिया है गड्ढे के बारे में। उसके बाद कह रहा है कि अब ये गड्ढा ही मेरा घर बनेगा, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। ये मेरे सामने कुछ सवाल रखे हैं, इनका संबंध पुत्र गीता से है। महाभारत में एक संवाद आता है, छोटा सा है, पुत्र गीता का उसको नाम दिया गया है। जानते हो क्या है? तो एक पिताश्री हैं, वो कहने को बड़े स्वाध्यायी वैदिक ब्राह्मण हैं।
उनका एक बेटा है, उस बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तू शादी वादी कर ले, गृहस्थी निभा, फिर उसके आगे देखा जाएगा, वानप्रस्थ संन्यास ये सब। तो पूरी गीता ही यही है कि बेटा उनको कितनी जोर से झाड़ लगाता है। कहता है पिताजी भूल गए कि आपके पिताजी और उनके पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? सीधे यही पूछता है, बोलता है पिताजी इतनी आसानी से भूल गए आप कि आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी अभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको कि आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है, मेरी भी घड़ी टिक टिक कर रही है? बिल्कुल शब्दशः यही है। उसके बाद आप मुझे इन झंझटों में लगा रहे हो। वो कहता है महापापी होते हैं जो समय को इस तरीके से बर्बाद करते हैं। जबरदस्त रहा है भारत। यहां बोध के आगे, ज्ञान के आगे उम्र को, रिश्ते को कभी महत्व नहीं दिया गया। मूर्खता की बात कोई भी करे उसका नाम बस मूर्ख है, फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है। और बोध की बात कोई भी करे उसका नाम महात्मा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो 14 साल का अष्टावक्र है या इस पुत्र गीता का पुत्र। पता नहीं कैसे हम बिल्कुल ही भूल गए जो मूल धार्मिक सीख है उसको ही। शरीर नहीं हो तुम, चेतना हो। शरीर की उम्र होती है, चेतना की नहीं। तो उम्र का इतना लिहाज क्यों भाई? पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, 15, 20, 25 श्लोक की कुल गीता है। और बड़े अनूठे वो लोग रहे होंगे, वो 20 श्लोक के अंदर पिताजी को सद्बुद्धि भी आ जाती है। बोलते हैं बेटा समझ गया तेरी पूरी बात, अब से मैं भी सत्यव्रती बनूंगा। एक तो सरासर दुर्व्यवहार, तुमसे पूछे बिना तुम्हारा कहीं का टिकट कटा दें, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कहोगे अरे नहीं ये कैसे कर दिया। तुमसे पूछे बिना तुम्हें कपड़े पहना दिए जाए, तुम उसका भी विरोध कर दोगे। तुमसे पूछे बिना तुम्हारे मुंह में कुछ ठूस दिया जाए खाने को, तुम उसका भी विरोध कर दोगे। तुमने घर में अपनी छवि, अपना ब्रांड कैसा बना रखा है कि तुमसे पूछे बिना तुम्हारी शादी तय कर दी गई। क्योंकि ये काम तो बहुत अद्भुत लोगों के साथ ही हो सकता है। किसी सामान्य आदमी के साथ तो ये दुर्घटना घटेगी ही नहीं कि उसको पूछे बिना उसका विवाह तय कर दिया गया। विवाह तय करने वाला भी एक बार को खौफ खाएगा, कहेगा ये मैं कर रहा हूं, इसको पता चलेगा इसके पीछे से मैंने इसका ऐसा गठबंधन निश्चित कर दिया है तो बहुत मारेगा। कोई छोटी मोटी बात है। तुमसे पूछे बिना कोई तुम्हारा पजामा उठा ले जाए तो बिगड़ जाओगे उस पर। तुमसे पूछे बिना कोई तुम्हारी चप्पल पहन ले, उससे भी बहस करोगे। यहां तुमसे पूछे बिना तुम्हारा पजामा उतारने का काम चल रहा है। तुम्हारा ब्रांड कैसा है? किस नाम से जाने जाते हो पूरे मोहल्ले में, ये बताओ। और जरूरी है कि मैं ये बातें तुम्हें अभी बोल दूं। थोड़ा बहुत दुख होगा, उससे तुम्हें अभ्यास हो जाएगा दुख झेलने का, क्योंकि आगे तो पूरी जिंदगी झेलना ही झेलना है। तो अभी से अभ्यास कर लो।
मेरे 2-4 कड़वे वचन चुभ रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि आगे तो पूरी जिंदगी चुभनी है। आदमी के साथ दुनिया कैसा व्यवहार कर रही है, ये कुछ तो दुनिया पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत कुछ आदमी पर निर्भर करता है। और बात सिर्फ शादी की नहीं है। निश्चित रूप से तुमने अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, पूरी दुनिया को पर्याप्त कारण और प्रमाण दे रखे हैं, अपने आप को बिल्कुल साबित कर रखा है कि मैं झुनझुना हूं, मुझे बजाओ। आज वो तुम्हारी शादी जबरदस्ती तय कर रहे हैं, कल वो पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती तय करेंगे तुम्हारा, और करते ही होंगे, रोज करते होंगे। जिसको जान लिया जाए कि कमजोर है, उसका शोषण क्या सिर्फ एक तरीके से किया जाएगा या हर संभव तरीके से रोज रोज किया जाएगा? जल्दी बोलो। तो बात इसकी भी नहीं है कि इस एक मसले में तुम्हारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है। तुम अगर घोंचू ही बने बैठे हो तो तुम्हारे साथ तो हर मसले में ज्यादती हो रही होगी, घड़ी घड़ी हो रही होगी। एक बार फिर से गौर करो, ये कितनी भयानक बात है कि तुम्हारा प्रणय संबंध कोई और तय करे दे रहा है, वो भी बिना तुम्हारी जानकारी के, अनुमति की तो बात ही छोड़ो। और दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी, तुम अगर उससे नहीं मिले हो तो वो भी तुमसे नहीं मिली होगी, पटेगी खूब दोनों में, एक ही जैसे हो। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया रब्बा रब्बा। दोनों में से कोई सिग्नल देखने को तैयार ही नहीं है। पूछा तो था मतलब, पर एक औपचारिक रूप से और तुमने औपचारिक रूप से नहीं। मैंने काफी विरोध किया, पर उस समय कैसे विरोध किया? मतलब सारी बातें बताई मैंने, अभी नहीं करना चाहता शादी, ये वो नहीं, अभी नहीं करना चाहता या अभी नहीं करूंगा? ये अभी नहीं करना चाहता क्या होता है? सुबह प्रेशर बनता है तो बोलते हो मैं करना चाहता हूं, तो होता है ना करूंगा। जो चीज है वो अटल है, मृत्यु की तरह टाली नहीं जा सकती। तो यहां तुमने क्यों कहा मैं करना चाहता हूं? जानबूझ करके थोड़ी गुंजाइश छोड़ रहे थे ना कि देखो मैंने तो मना करा था, पर वो तो औरों ने करा दी। एग्जैक्टली हाँ, यही हो रहा था उस यही था। तो सीधे बोलो ना कि फिर अपना जुगाड़ है। नहीं, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं थी कुछ भी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत गलत कर रहा हूं मैं। तो ये तो तुम अपने ऊपर ग्लानि ले रहे हो, और ग्लानि लिए फेरे भी लोगे तुम। हाँ ऐसे ही, मतलब अभी दिन, मतलब यही होता है, दिन में दिन भर यही विचार आते रहते हैं। रात में मतलब सो जाता होगा कि सोने से पहले तक, सोने के पहले तक यही चलता है। कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो घर पे बता भी दिया है मैंने, तो घर वालों को बार बार रोज बोलता हूँ। अरे घर वाले अच्छे से जानते हैं कि तुम सच में क्या चाहते हो। घर वालों को एक बार पता चल जाए कि तुम नहीं चाहते कि ये काम हो, तो वो तत्काल पीछे हट जाएंगे। उन्हें भली भांति पता है कि तुम ऊपर ऊपर से कर रहे हो, अंदर ही अंदर बाँछें खिली हुई हैं। लेकिन सच बात तो ये, अभी अंदर ही अंदर कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब वो तो अभी दूर होगी ना शादी, इसलिए। नहीं,
शादी से दूर तो है, लेकिन फ़ोन पे तो बात कर ही सकते हैं। मेरा वो भी मन नहीं करता है, मतलब उनका क्या करना अब तो। और कहीं ये सब अवसर हो तो मैं घर भी नहीं जाता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तो नहीं मैं वेट। भाई तुम सारी वो बातें बता रहे हो जिनको करने से होनी टलने नहीं वाली। मैं घर नहीं जाता हूं, मैं फोन पे बात नहीं करता हूं, मैं ये सब चीजें छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन एक चीज को मैं टालने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, वो है विवाह। उसके लिए तैयार बैठा हूं। बाकी उसके आसपास की सब चीजों को मैं छेड़छाड़ दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, थोड़ी नाराजगी दिखा दूंगा, थोड़ा रूठा रूठा रहूंगा। रूठे रूठे रहो तो और बढ़िया रहता है, खासतौर पे लड़की वाले की ओर से कहते हैं दामाद जी थोड़ा रूठे रूठे रहते हैं, तन्नाए हुए हैं, फिर दामाद जी की और आवभगत होती है। ये तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा ही किस्सा है। इस देश में आधी शादियां ऐसे ही होती हैं, वो सब ऐसे ही कहते हैं वो तो मैं करना नहीं चाहता। वीडियो देखा था ठसक लाइव वाला, माँ सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं, वरना मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। करनी है तो दिलेरी से करो कि हाँ वही करनी है। और जहां अज्ञान होता है वहां विवाह करने का कारण भी एक ही होता है, काम, जिसका दूसरा नाम भय है। सबसे पहले जाओ उस लड़की से मिल के आओ। समझ में आ रही है बात? फिर आगे देखना क्या करना है। वैसे तो एक बार मतलब मिला हूँ मैं, बात की, पर फिर भी मतलब यही क्वेश्चन मेरा क्लियर ही नहीं अभी भी। तो मुझसे क्यों पूछ रहे? मियाँ बीवी की बात है, आपस में बैठे क्यों नहीं क्लियर किया? नहीं वो तो मतलब एकदम, मैं तो फिर भी ऐसा है, उनको तो कुछ है भी नहीं इतना कि वो तो ठीक है जो चल रहा है, वो उनका भी साथ जो हुआ उनको तो मंजूर। देखो भाई, जिसको कुछ भी मंजूर होता है ना, फिर उसको कुछ भी मंजूर होता है। ऐसे आदमी से बचो जिसको कुछ भी मंजूर होता है। हमारे लिए जरूरी होता है कि हमें बहुत कुछ नामंजूर हो। अगर किसी ऐसे के पल्ले पड़ रहे हो जिसे कुछ भी मंजूर है, तो वो आदमी ठीक नहीं तुम्हारे लिए। जानते हो ना फिर उसने तुम्हें भी क्यों मंजूर किया है? तुम्हें कुछ भी मान के। अगर तुम कुछ भी हो तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी बराबर कुछ भी। एक चीज होती है कहनी कि मैंने प्रेम किया, मैंने तुझे मंजूर किया, और तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसके सामने बैठोगे और कहेगी मैंने कुछ भी मंजूर किया। कोई बात है ये? और रही ये बात कि घर वाले उदास होते हैं और दुख बताते हैं कि अरे समाज में नाक कट जाएगी, ये सब हो जाएगा। उनकी उदासी न तुम्हारी वजह से है और न तुम्हारी शादी कर देने के बाद हट जाने वाली है। उन्हें उदास रहना है इसलिए उदास थे, उन्हें उदास रहना है इसलिए उदास रहेंगे। तुम्हारी शादी का भी ऊपर ऊपर बहाना मिला हुआ है तो कह देते हैं इसकी शादी को लेकर के उदास हैं। तुम कर लो शादी, वो किसी और चीज को लेकर उदास हो जाएंगे। तुम अपनी उदासी से दूर कर नहीं पा रहे, उनकी क्या दूर करोगे?
बोला उनको कि मैं खुद ही नहीं खुश रहूँगा तो आपको क्या खुश रखूँगा, तो वो उल्टा सीधा तर्क देते हैं वो। जब जानते हो तर्क उल्टा सीधा है तो, अगर जानते हो तर्क उल्टा सीधा है तो दबाव में क्यों आ रहे हो? वही कहीं ना कहीं मैं मोह ज़्यादा है मुझे, वो ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं, तो और साहस की भी कमी है, ऐसा ही है। अरे मोह ज्यादा है तो जिससे मोह है उसका तो कम से कम भला चाह लो। मोह यही कहता है ना कि वो है कोई और उससे बड़ी आसक्ति हो गई है, बड़ा मोह हो गया है। जिससे मोह हो गया है, मोह के नाते ही सही उसका भला चाह लो। तुम जो करने जा रहे हो इसमें किसी का भी भला नहीं है, न तुम्हारा, न उस लड़की का, न तुम्हारे माँ बाप का, न किसी का। या ये कहोगे कि मुझे अपने घर वालों से मोह है इसलिए मैं उनकी दुर्दशा करना चाहता हूं, ये तो बहुत पुरानी बंधी बंधाई, रटी रटाई, 100 बार दोहराई गई पटकथा है। लड़के की ऐसे अंड बंड शादी कर दो, पहले वो मना करता रहेगा, फिर जब औरत घर में आ जाएगी तो जिस औरत से शादी करने के लिए पहले मना कर रहा तो फिर वो उसी का हो जाएगा। माँ बाप एक दूसरे को देख करके व्यंगात्मक मुस्कान छेड़ेंगे, कहेंगे ये देखो ये मना करा करते थे, शादी नहीं करनी है। अब सुबह के 10 बजे तक ये कमरे से बाहर नहीं निकलते। फिर सास बहू की तनातनी होगी, बहू कहेगी शादी तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, वो तो कुछ भी कर लिया। कौन इस पूरी प्रक्रिया में आनंद पा रहा है, मुझे ये बताओ। इस पूरी प्रक्रिया में शांति, आनंद, चैन है किसको? और बात सिर्फ एक घटना की होती कि शादी, तो भी अलग चीज थी। थोड़ी देर पहले जैसा मैंने कहा, जिस व्यक्ति ने अपना मन ऐसा बना लिया है वो व्यक्ति जीवन के हर निर्णय में दूसरों का दबाव अनुभव करेगा। जो व्यक्ति जीवन का इतना हार्दिक, इतना आत्मिक निर्णय भी जनता के दबाव में ले रहा है, भले ही वो जन अपने घर के हों, लेकिन आत्मा घरेलू भी नहीं होती भाई। आत्मा तो नितांत निजी होती है। वो ये भी नहीं देखती है कि घर के लोग हैं तो भाई इनसे तो आत्मा साझी ही कर ले, नहीं, ये नहीं होता। जो व्यक्ति अपने इतने निजी निर्णय दूसरों के दबाव में ले रहा हो, दूसरों से प्रभावित होकर ले रहा हो, वो तो पग पग पर दूसरों का दबाव ही झेलेगा। और जिसको हम कहते भी हैं ना दूसरों के दबाव में आ जाना, वो वास्तव में दबाव दूसरों का नहीं होता, वो अपने भीतर ही कमजोरी होती है। तुम्हारे भीतर कमजोरी ना हो तो कोई दूसरा तुम्हें कैसे दबा लेगा? और अगर अपने भीतर कमजोरी है तो मुझे बताओ उस कमजोरी को तुम कहां छोड़ दोगे? जहां जाओगे वो कमजोरी तुम्हारे साथ चलेगी। नौकरी भी करोगे तो ऐसे ही दबे दबे करोगे, काम धंधा करोगे दबे दबे करोगे, सड़क पर चलोगे दबे दबे चलोगे। जिंदगी में जो कुछ करोगे अपनी कमजोरी के नीचे दबे होकर करोगे। कोई फायदा ऐसे जीने से? दुनिया जान जाती है। थोड़ी देर पूछ रहा था ना पहले मैं, ब्रांड कैसा है तुम्हारा?
दुनिया तो सूंघती रहती है कि कोई मिल जाए कमजोर आदमी और बिल्कुल शोषण कर ले इसका। तुम्हारी कमजोरी की खबर आग की तरह फैलती है। वो ब्रांड वाली बात जो बोली ना आपने, उसमें मेरा ये ब्रांड है कि मैंने इसके मज़े भी लिए खूब। जैसे वो आज्ञाकारी बेटा, सब समाज में छवि, तो वो दिखने लगा है अब कि वो कोई काम का नहीं है, पर पहले इसके काफ़ी मज़े लिए मैंने। सुख उठाया कि देखो मैं तो आज्ञाकारी हूँ, सब मुझे आज्ञाकारी। ठीक है, पहले सुख उठाए थे, अब अब वो भुगतना पड़ रहा है। और सुख उठाओ।